सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। लास्ट जो आपने टॉपिक किया था वो हमने किया था मैनेजमेंट और उसके प्रिंसिपल्स, जो कि 14 प्रिंसिपल्स होते हैं और किसके होते हैं, फ्यूल के। अब जो हमने करना है वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट, यानी ये जो प्रिंसिपल्स आज हमने करने हैं वो किसके होते हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के। बोथ आर डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट। इसमें क्या था कि जो आपको मैंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए थे वो 14 प्रिंसिपल्स बताए थे, वो किसके बताए थे, फ्यूल के। इसमें जो आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने दिए थे, F.W. टेलर ने। यानी कि आपने लर्न करना है कि भी जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स थे वो किसने दिए थे, फ्यूल ने, और ये किसने दिए हैं, F.W. टेलर ने। तो यही इसमें डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है कि फ्यूल के 14 प्रिंसिपल थे और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए थे आपको, 4 F.W. टेलर ने। तो सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये क्यों डिफरेंट है मैनेजमेंट से। इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया हमने और वो वर्ड क्या ऐड कर दिया, साइंटिफिक, तो उसका मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। यानी कि साइंटिफिक वर्ड जुड़ जाने से इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया। क्या मीनिंग हुआ कि ये साइंटिफिकली एनालाइज करता है वर्क को और इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे, यानी कि जो बेस्ट वे होता है किसी भी काम को करने का वो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ टू, कि आप अपनी मैनेजमेंट को बेस्ट वे से कैसे करेंगे। क्लियर, तो ये इसका मीनिंग था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। आपने इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक करनी है F.W. टेलर की, और क्या डेफिनेशन थी, scientific management is the act of knowing exactly what you want man to do then seeing it to they do it in the best and the cheapest way। यानी मैनेजमेंट को इस ढंग से आपने करना कि भी वो आपको चीपेस्ट वे पड़े और उसको करने का आसान ढंग होगा। क्लियर, तो ये था आपका किसका मीनिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब आता है कि इसकी फीचर्स क्या है, व्हाट इज द फीचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक अप्रोच, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक तरह की कौन सी अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच है। और इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी काम को यानी मैनेजमेंट को करने का कौन सा ढंग होता है, सिस्टमेटिक। द वर्क इज टू बी डन बाय सिस्टमेटिकली एंड द साइंटिफिक मैनर, मतलब कि जो भी मैनेजर काम करेगा वो कौन से मैनर से करेगा, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर से। और जब भी कोई व्यक्ति साइंटिफिकली या सिस्टमेटिक किसी काम को करता है तो ऑब्वियस है कि उसकी जो मैनेजमेंट होगी वो कैसी होगी, बेस्ट। ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, ये क्या करती है कि जो मैनेजर है उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके मेंटल, मतलब उनके मेंटल लेवल को क्या करती है, चेंज करती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ कंप्लीट मेंटल चेंज बोथ इन द ओनर एज वेल एज द एम्प्लॉयज, ये दोनों के मेंटल स्टेटस को क्या करती है, चेंज करती है। और थर्ड इज डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ये किसको खत्म करती है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को। रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, इसके रूल्स आपके कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं जिनको आपको मानना ही पड़ता है। और इसके स्ट्रिक्ट जो ऑब्जर्वेंस के रूल्स हैं उनको अगर आप मानेंगे तो वो क्या होता है कि बिकॉज द रूल्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस, सारे जितने भी इसके रूल्स होते हैं वो एनालाइज करके बनाए गए हैं, तो इसमें कौन सी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस रहती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, यानी ये क्या करता है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। ये किसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, वर्कर्स की। जो वर्कर्स हैं वो एफिशिएंटली अपने काम को करें तो उसी से ये क्या कहते हैं कि इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। ये जो आपके वर्कर्स होते हैं जब वो साइंटिफिकली काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर, ये थे साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फीचर्स। अगला आता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल्स क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन द set routine with the old techniques of doing work, rather we should be constantly experiment and develop new techniques। तो कहते हैं कि इस प्रिंसिपल में ये बताया कि जो पुराने रूल्स बन गए हैं, पुरानी टेक्निक्स जो हैं उसी पे ना रहकर हमें नई नई टेक्निक्स को फाइंड आउट करना चाहिए और काम करने के ढंग को उसी के अकॉर्डिंग
मतलब कि जो भी काम करने का ढंग है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। द पर्सन शुड अडॉप्ट द न्यू टेक्निक्स विच मेक्स द वर्क मच सिंपलर इजियर एंड क्विकर, यानी कि काम बहुत जल्दी हो जाए, सिंपल तरीके से हो जाए, इजीली हो जाए और क्विकली हो जाए। नेक्स्ट आता है हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड मीन्स द प्रिंसिपल एम्फोसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में full harmony, complete harmony बनी रहे. This requires mental revolution. Management should share gains of the company with the workers, and the workers should work hard and willing to balance change the good for company. Third is cooperation, नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि इसमें ये ना हो कि एक व्यक्ति सिर्फ अपना भला देखकर काम को करे, बल्कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, और कॉपरेशन से वो एक दूसरे के साथ काम करें। तो आपका क्या होता है कि वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि कॉपरेशन की जाए, ना कि इंडिविजुअलाइजेशन हो उसमें। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इसके अंदर डेवलपमेंट हो किसकी, ईच एंड एवरी पर्सन की, किस चीज़ की, एफिशिएंसी की और प्रॉस्पेरिटी की, भी उनका काम करने का ढंग कैसा हो, अच्छा हो जाए, और एवरी पर्सन जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी इसमें बनी रहे। द वर्क असाइन टू एम्प्लॉय शुड सूट देयर कैपेबिलिटीज, कि जो भी उनको काम दिया जाए वो उनकी कैपेबिलिटीज के अनुसार हो, उनकी एफिशिएंसी को जो इंक्रीज करे, और एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंट है वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। जो अच्छे एम्प्लॉयज होंगे, अगर एफिशिएंट एम्प्लॉयज आपके होंगे तो उसकी वजह से तुम अच्छा क्या अर्न कर सकते हो, और अच्छा ही हमें क्या, मतलब कि अच्छा हम अर्न करेंगे और मोर एंड मोर हम क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो हमने क्या की थी, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन। नेक्स्ट आती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या टेक्निक्स होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? फर्स्ट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप का मीनिंग, इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। कि अगर हम स्पेशलाइजेशन के रूल को मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं ना, जिसको जो काम आता है उसको वो काम अगर हम देते हैं तो उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, अच्छे आते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कोई काम आता नहीं और उसको आपने वो काम दे दिया, क्या रिजल्ट्स हमें मिलेंगे? नो, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना। तो ये क्या कहता है कि इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल है उसको फुली यूज किया जाता है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लानिंग ऑफिसर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफिसर्स। ये कौन कौन होते हैं? फर्स्ट इज रूट क्लर्क, ये कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क देयर बाय द स्टेजेस इट शैल हैव टू पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज। यानी रूट क्लर्क, इसमें सीक्वेंस बनता है किसी भी काम को पूरा करने का। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, द क्लर्क प्रिपेयर्स द इंस्ट्रक्शन कार्ड्स फॉर द वर्कर्स एंड हैंड्स देम ओवर टू द गैंग बॉस। यानी कि क्लर्क इसमें प्रिपेयर करते हैं कौन से इंस्ट्रक्शन कार्ड्स फॉर द वर्कर्स एंड हैंड्स देम ओवर टू द गैंग बॉस। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। ये नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क मीन्स है जो कि दिस क्लर्क डिसाइड हैज टू वर्क द पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्टेड एंड द फिनिश। कोई पर्टिकुलर वर्क कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये इस होल वर्क विल टेक प्लेस। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड एट द सेम टाइम एट व्हाट कॉस्ट द विल बी द प्रोड्यूस्ड, यानी कि क्या कॉस्ट रहेगी और क्या उसकी टाइम रहेगा, ये देखता है कौन, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। नेक्स्ट इज discipline officer. Who is the discipline officer? The discipline officer ensures that the every work is being performed in a disciplined manner. डिसिप्लिन ऑफिसर का मीनिंग ये होता है कि सारे काम डिसिप्लिन मैनर में हो जाएं, तो ये किसका काम होता है? आपके डिसिप्लिन ऑफिसर का। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शन। फर्स्ट इज गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड कौन है? थर्ड वन इज इंस्पेक्टर। गैंग बॉस कौन होता है? द वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल। गैंग बॉस डिवाइड कर दिया जाता है कंट्रोल के व्यू से, और वो अपने काम को डिवाइड करके जो काम को कराते हैं तो वो गैंग बॉस में आ जाएगा। कि किसी भी काम को करवाने का ढंग की पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल अगर ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है तो ठीक रहता है। ग्रुप लीडर इज सिलेक्टेड हु इज नोन एज द गैंग बॉस। जो ग्रुप का लीडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग बॉस। Speed boss, the main function of speed boss is to ensure all the workers performing their job at the required expected speed। यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं वो एक्सपेक्टेड स्पीड के साथ अपने काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किसका काम है? स्पीड बॉस का। रिपेयर बॉस कौन होता है? टू कीप द मशीन एंड टूल्स वर्किंग कंडीशन। जिसका ये काम होता है कि जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको क्या करें? वो
रिपेयर बॉस का काम होता है कि उसको टाइम टू टाइम चेक करें। इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्ट्स द थिंग्स प्रोड्यूस एंड कंपेयर्स द क्वालिटी। इंस्पेक्टर का काम होता है कि जो थिंग्स उन्होंने प्रोड्यूस की हैं और जो क्वालिटी है वो कैसी बने, प्रेस्क्राइब फॉर देम है कि नहीं, और डिफरेंस उसका जो भी है वो किसका काम होता है, आपके इंस्पेक्टर का, टू चेक। सेकेंड इज स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क। वर्क को स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको बांट देना। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। सिंप्लीफिकेशन, काम को सिंप्लीफाई कर देना, जस्ट लाइक कि भी काम ज़्यादा है तो उसको अलग अलग टाइप्स में बांट देना, टाइप्स में क्वालिटी, साइज, वेट्स, ये सब सिंप्लीफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट इज, अब इसमें मेथड स्टडी क्या है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल वे टू द पर्टिकुलर एक्टिविटी। कि मेथड स्टडी के अंदर हम साइंटिफिकली ये चेक करते हैं विच मेथड इज बेस्ट टू सुटेबल, विच मेथड इज सुटेबल टू डू पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो बेस्ट एक्टिविटी है या बेस्ट मेथड है उसको चूज करना। नेक्स्ट, यस, छवि बोलिए। 1 मिनट वेट कीजिए, जरा मैं चेक करती हूँ। अब देखना, चेक करना। सेकंड इज मोशन स्टडी। इट रेफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब और वर्क। कि किसी भी काम को करने के लिए जो मूवमेंट्स की नीड है वो चेक करने, किसमें, मोशन स्टडी में। टाइम स्टडी में कि पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आता है फटीग स्टडी। इसमें इट रेफर्स टू द डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। कि पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए बीच में आप कितने इंटरवल्स लेते हैं, किसी भी काम को कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, ड्यूरेशन के साथ, वो किसमें आपने देखना है। फुल कैपेसिटी, इसमें द रेस्ट रीचेस द वर्कर्स, रिफ्रेशेस द वर्कर्स, दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। की भी फटीग स्टडी में ये चेक करना कि जो आपके वर्कर्स हैं वो थक तो नहीं रहे, अगर थक रहे हैं तो उनको टाइम टू टाइम बीच बीच में इंटरवल्स पे रेस्ट देना ताकि वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकें। आवाज आ रही है बेटा? ओके। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। कि वेज सिस्टम इसमें डिफरेंशियल हो, इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विद डिफरेंट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। यानी इसमें आपने चेक करना कि डिफरेंशियल वेज सिस्टम हो, एफिशिएंट लोगों के लिए अलग और इनएफिशिएंट के लिए अलग। तो इसको आप ध्यान से करेंगे कि क्या मीनिंग हुआ। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज अ टेक्निक विद डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट लेस एफिशिएंट वर्कर्स। It rewards the efficient workers and motivates the less efficient ones to improve their efficiency. वो कहते हैं रिवार्ड के रूप में आप एफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेट करते रहोगे और लेस एफिशिएंट लोगों को भी, तो वो भी अपने एफिशिएंसी को धीरे धीरे एफिशिएंट वर्कर्स को देखते हुए इंक्रीज करेंगे। तो ये मेन मोटिव है, मेन टेक्निक है किस चीज़ की, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। नेक्स्ट आता है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मीनिंग, इट रेफर्स टू द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट वर्कर्स टुवर्ड्स वन अनदर फॉर कंपटीशन ऑफ द कॉपरेशन। की उनके बीच में क्या बना रहे, कॉपरेशन बना रहे। इस तरह से उनका मेंटल रिवोल्यूशन होना कि भी वो आपस में एक दूसरे कॉपरेट करें, मैनेजमेंट लेवल भी और जो आपके वर्कर्स होते हैं वो भी आपस में उनके कॉपरेशन बना रहे। तो ये भी एक टेक्निक है जो कि आपकी किस चीज़ की, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो मीनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट का, फीचर्स, उसके बाद हमने उसके प्रिंसिपल्स किए, देन टेक्निक्स। तो आई थिंक ये चैप्टर भी आपका फिनिश है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैंने आपको इसमें बस 2 तरह के करवाए, एक तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स, और जो टेलर ने दिए वो हमने किए। अब कई बार ना आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिससिमिलैरिटीज बताइए इन दोनों की और इनकी सिमिलैरिटीज बताइए, किस किस की, टेलर की और फ्योल की। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि टेलर और फ्योल कौन है, क्या मतलब हम बात कर रहे हैं? कोई भी एक स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके बताएगा कि भी मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि डिफरेंस बिटवीन करना है टेलर एंड फ्यूल में, दोनों सिमिलैरिटीज भी करनी है, डिससिमिलैरिटीज भी। मींस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। तो इन दोनों में डिफरेंस करना है, कोई बता सकता है मुझे? छवि, छवि, मंजू, कोई भी बेटा माइक ऑन कीजिए, बताइए। मंजू बताइए बेटा। छवि आप बताइए। गौरव आप भी बता सकते हो बेटा, बोलिए।
माइक ऑन कीजिए अपने, सभी माइक ऑन कीजिए। मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा कि आपको ना पता लगे। मैं पूछ रही हूँ कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ कि भी डिफरेंस करना है टेलर एंड फ्यूल में, तो बताइए जरा। मंजू बोलो बेटा। एक डिफरेंस तो बता दीजिए दोनों में। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एक डिफरेंस बताइए मुझे। टेलर ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे? टेलर ने कौन से प्रिंसिपल्स बताए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के? और फ्योल ने कौन से बताए हैं? फ्योल ने कौन से बताए हैं? मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें दिया हुआ सोल्यूशन ऑफ मैनेजेरियल प्रॉब्लम, स्ट्रेस ऑन पर्टिकुलर एक्सपेक्ट, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सिमिलैरिटीज रहेंगी, दोनों की सेम रहती हैं और डिफरेंसेस अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि साइंटिफिक अप्रोच है टेलर की और उसकी कौन सी अप्रोच है? प्रोफेशनल। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखता है और वो जनरल थिंकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके स्पेशल सिचुएशंस में लगता है टेलर का, और फ्योल के लगते हैं अप्लाइड इन एज अ यूनिवर्सली। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके जो छोटे क्वेश्चंस हैं यानी 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चंस। समझ आ गई? जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा खत्म हो चुका है, उसके छोटे क्वेश्चंस आप पढ़कर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? क्लियर?